नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेखावटी कोचिंग डेनवाल में। और आज जो अपनी क्लास होने वाली वो है 1857 की क्रांति के बारे में। तो काफ़ी दिनों से इस वीडियो को बनाने का इंतज़ार कर रहा था। आज मैं आपके लिए वीडियो ला ही देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें बने रहेंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति की जब हम बात करें तो सबसे पहले इस बात की शुरुआत होती है अपने कि आखिर 1857 की क्रांति हमने किसके खिलाफ की। 1857 की क्रांति हमने किसके खिलाफ की। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमने 1857 की क्रांति अंग्रेज़ों के खिलाफ की थी। 1857 की क्रांति हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ की थी। तो देखते हैं, पहले अंग्रेज़ों का ही थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे अंग्रेज़ों का भारत आगमन। आखिर अंग्रेज भारत कब आए? आखिर अंग्रेज भारत कब आए? तो दोस्तों यहाँ बात करें कि अंग्रेज भारत आए, किस रूप में आए, तो अंग्रेज यहाँ पर आए थे एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। किसके नाम से आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं लोगों में बता रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम बहुत ही काम का क्वेश्चन है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो सोचिए, देखें ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था। आप में से अगर कोई बता पाए तो चलिए मैं लिखता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड The Governor and Company of Merchants of London। फिर आगे नाम है ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम देखें। कभी ना कभी आपको इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से ही हमारा सारा विरोध था, सारी बातें यहीं से शामिल होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है बताएं? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है दोस्तों 31 दिसंबर सन 1600। 31 दिसंबर सन 1600 को होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिए गए थे कि आप जो अपने देश हैं, दूसरे जो उपनिवेश है वहां पे जाके आप क्या करो? व्यापार करो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई प्रतिनिधि सबसे पहले भारत कब आया? सबसे पहले भारत कब आया? तो यहाँ बात करें, सबसे पहले अगर भारत आने वालों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई बंदा आया भारत में, वो आया 1608। कब आया? 1608 में। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर हॉकिंस। सर हॉकिंस ये भारत आए। हालांकि भारत में आए उस वक्त भारत में राज चल रहा था मुगलों का, तो उन मुगलों ने इनको बिल्कुल भी घास नहीं डाली। और जब मुगलों ने इनको घास नहीं डाली तो फिर दूसरे प्रयास किए गए और सन 1615 में इनका दूसरा प्रतिनिधि आता है और वो प्रतिनिधि है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ये भारत आते हैं। और भारत आने के बाद इनका मेन टारगेट शुरुआत किससे होती थी? व्यापार से। तो इन्होंने यहाँ के राजा से कहा कि हमें व्यापार करने की अनुमति दो। और उस वक्त मुगल बादशाह हुआ करते थे जहांगीर। मुगल बादशाह कौन हुआ करते थे? जहांगीर हुआ करते थे। जहांगीर के दरबार में कई बार उपस्थित हुआ, कई बार हाथाजोड़ी की, लेकिन कभी भी मुगलों ने इनको लिफ्ट नहीं दी। आखिरकार हाथाजोड़ी करते करते एक दिन इनको कह दिया, चलो ठीक है, आप कुछ चीज़ों का व्यापार यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार 1600 के बाद में
भारत में आना स्टार्ट किया। इनका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? इनका प्रारंभिक उद्देश्य था दोस्तों व्यापार करना। सबसे पहले इनका काम था व्यापार करना, और व्यापार करने वाली ये कंपनी थी। ठीक है, तो व्यापार करने के नाम पर ये लोग भारत में आए। चलिए आगे देखते हैं। व्यापार करने के लिए तो आए, लेकिन फिर आखिर हमें व्यापारियों से लड़ाई थोड़ी करनी पड़ी थी। हमने लड़ाई व्यापारियों से थोड़ी करी थी, हमने तो जो हमारे शासक बन बैठे थे अंग्रेज, उनसे लड़ाई करनी थी। तो आखिर ये लोग व्यापारी से शासक कब बने? व्यापारी से ये लोग शासक कब बने? तो दोस्तों कई सारी मिडाइवल इतिहास की बातें हैं, किस तरीके से इन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी आए थे फ्रांसीसी, डचीज, पुर्तगाली, उन सब से संघर्ष किया, और उसके बाद में इन्होंने कुछ सेनाएं रखना स्टार्ट किया और उस सेना का भी यूटिलाइज करना शुरू किया। अब अंग्रेजों के साथ क्या होता था? यहाँ के जो भी शासक होते थे, यहाँ के शासक इनसे सैनिक सहायता मांग लेते थे, और सैनिक सहायता के दम पर ये क्या करते थे? विरोधी राजा को हरा भी देते थे और अपना राज्य भी सुगठित कर लेते थे। तो अंग्रेजों को लगा यार सामान तो बेच ही रहे हैं, साथ के साथ क्या बेचते हैं? सेना भी बेचते हैं। तो उन्होंने अपनी सेना किराए पर देना शुरू कर दिया, सेना किराए पर देना शुरू कर दिया। और जब उन्हें लगा कि यार ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, कौन से वाला? सेना को किराए पे देने वाला। एक राजा की तरफ से लड़ो, दूसरे राजा को हरा दो, उससे लूट लो और इससे पैसे ले लो। तो इन्हें लगा सेना किराए पर देने वाला काम ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने, और यहाँ के राजाओं को इसकी जरूरत भी खूब थी, यहाँ के राजाओं को जरूरत भी खूब थी, क्योंकि जो मराठे थे, मराठे और जो पिंडारी थे, वो बार बार में भारत राजस्थान वालों को क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे। ठीक है, एक राजा अपने पड़ोसी राजा से दुखी था, कभी वो आक्रमण कर देता, कभी कोई आक्रमण कर देता, और सेना के चक्कर में परेशान होते रहते, और मराठे पिंडारियों से भी परेशान थे। तो इससे पहले अगर हम देखते हैं आंग्ल मराठा युद्धों की बात देखते हैं, तो हमें यहाँ के राजाओं को पता था कि मराठों का इलाज अंग्रेजों ने ही किया है। मतलब मराठाओं को युद्ध में अगर किसी ने हराया तो वो कौन है? अंग्रेज है। तो इन्हें लगा कि अगर हमें मराठों से बचना है तो दोस्ती किससे करनी चाहिए? अंग्रेजों से। अंग्रेजों को तो यही चाहिए था। तो इस आधार पे दोनों ने एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए क्या कर ली? सहायक संधि कर ली। सहायक संधि किससे हुई? जो आपकी अंग्रेज थे, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने स्थानीय राजाओं के साथ संधि करना शुरू कर लिया। स्थानीय राजाओं के साथ संधि करना शुरू कर लिया। आखिर संधि क्या थी? संधि का तरीका ये था, अंग्रेजों के पास सेना थी, आधुनिक सेना जिसे कहते हैं। हालांकि सेना तो अपने वालों के पास भी थी, लेकिन इनके पास थोड़ी सी बंदूकें वाली, तोपों वाली, इस टाइप की सेना थी, छोटी सी जो भी थी। तो इन्होंने सामने वाले राजा से, संधि करने वाले राजा से कहा कि हम अपनी सेना आपके लिए यूज करेंगे, लेकिन कहा संधि करने वाली रियासत की रक्षा का दायित्व किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। अगर आपने हमसे संधि की है तो आपकी सुरक्षा का काम हमारा, पहला काम। दूसरा ये भी कह दिया कि हो सकता है किसी दिन हमारा भी समय खराब आ जाए, और हमारा समय खराब आ जाए अगर हमें जरूरत पड़े तो रियासत भी किसकी सहायता करेगी? अंग्रेजों की सहायता करेगी। रियासतों ने कहा यार आप हमारी सहायता करोगे तो हम आपकी क्यों नहीं करेंगे, आप हमारी सहायता करो हम आपकी करेंगे। दोनों बातें ठीक। फिर तीसरी बात ये कही कि देख भाई, कल को अगर तेरा मन बदल भी जाए तो ये देख लेना, दोनों पक्ष एक दूसरे के शत्रु का सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजों के दुश्मनों का साथ स्थानीय राजा नहीं देगा, स्थानीय राजा के दुश्मनों का सहयोग अंग्रेज नहीं देंगे। कि चलो ये भी डन है। फिर अगली बात कि अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि रियासत में रहेगा कि यार हमारी सेना आपके पास रह रही है, ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है या यूं मान लो किसी भी तरीके की कोई गलती हो तो हमारा एक आदमी भी तो रहना चाहिए ना आपके पास। राजा ने कहा कोई बात नहीं, रख दो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक एक प्रतिनिधि रियासत में छोड़ा अपना, एक एक, जिन जिन ने सहायक संधि कर ली थी उन सभी राजाओं के दरबार में एक एक उन्होंने क्या छोड़ा? रेजिडेंट। रेजिडेंट, और रेजिडेंट का मतलब आप समझते हो, वहीं पर निवास करने वाला। तो एक एक बंदा वहीं पर निवास करने लगा। जब हम कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड भी तो क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। ये उस संबंधित राजा के दरबार में रहते, सब चीजों पर ध्यान रखते, क्या हो रहा है, कहीं कोई अंग्रेजों के खिलाफ तो नहीं जा रहा। तो दोस्तों ये थी सहायक संधि प्रथा की कुछ शर्तें, जो मेन शर्तें हुआ करती थी। अब इन शर्तों के बाद में हम देखें कि आखिर इन शर्तों पे किन किन राजाओं ने संधि करी और किन किन ने नहीं करी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें कि अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम राजस्थानी रियासत कौन सी थी?
ये भी आपके लिए काम का क्वेश्चन हो सकता है। अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली जो रियासत थी राजस्थान की वो थी करौली। कौन सी थी? करौली। और इसने 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। उस समय तत्कालीन राजा कौन थे? राजा थे राजा हरबख्शपाल सिंह। हरबख्शपाल सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो सहायक संधि से संबंधित हो सकता है, पूर्ण शर्तों के साथ सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? पूर्ण शर्तों के साथ सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत थी तो वो रियासत थी दोस्तों कोटा। पहले वाले में तो कहिए चलो यार श्री गणेश तो जैसे भी कोई राजा हाँ करता है कर दो, साइन कर लिए। अब पूरी शर्तें इस पे लागू करी, किस पे? कोटा पे। और फिर अगला प्रश्न जो हो सकता है, सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत। सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत, तो अंतिम रियासत कौन सी? अंतिम रियासत थी सिरोही। और राजा कौन? महाराजा शिव सिंह। उन्होंने अंतिम जो संधि करी थी वो करी थी 11 सितंबर 1823। तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत जिसका नाम वर्णमाला के पहले अक्षर से शुरू होता है करौली, ठीक है। और सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत सिरोही। दोस्तों सिरोही इतना लेट कैसे हो गया? जब सभी राजा संधि कर रहे थे तो फिर सिरोही इतना लेट क्यों हो गया? इसकी भी एक वजह है कि पहले सिरोही जो था, सिरोही था कभी तो जोधपुर रियासत के अधीन आता था और कभी स्वतंत्र हो जाता था। रियासत को, सिरोही को क्या माना जाता था? जोधपुर रियासत का हिस्सा ही मान लिया जाता था। तो अंग्रेजों ने पहले जब जोधपुर राज्य से संधि कर ली, उन्हें लगा कि सिरोही के साथ भी संधि होगी, सिरोही नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर एक दिन सिरोही का राजा कहता है यार मैं तो रह गया, मेरे साथ भी संधि करो। कि तू तो इनके साथ आ गया। नहीं नहीं, अपन सेपरेट है भाई। तो जब पता लगा कि सिरोही सेपरेट है तो अंग्रेजों ने कहा चल भाई तेरे साथ भी संधि कर लेते हैं, तू क्यों अपना जीव छोटा करता है। तो सबसे अंत में संधि किसके साथ की गई? 1823 में सिरोही के साथ। वैसे मोस्टली हम देखते हैं 1817, 1819 में अधिकांश रियासतों के साथ संधि की जा चुकी थी, ठीक है। चलिए इससे आगे निकलते हैं। अब सहायक संधि को तो हमने कारण माना कि सहायक संधि में तो अभी तक तो कुछ सही सही लग रहा था, तो विवाद की कोई वजह नहीं थी। लेकिन अब उस सहायक संधि के हम यूं कह सकते हैं कि ये जो सारी चीजें पढ़ेंगे वो सहायक संधि के हैं दुष्प्रभाव। सहायक संधि के साइड इफेक्ट क्या है? पहले तो हमें लगा था ऑल इज वेल, राजाओं को भी लगने लगा था अंग्रेज हमारे भाईले हैं, अंग्रेज हमारे दोस्त है, उनकी सेना हमारी सेना। पहले तो कहा कि पड़ोसी राज्यों का जाब्ता करेंगे, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, कई सारी चीजों से वो क्या थे? खुश हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे उनमें परेशानियां आने लग गई। सबसे पहले जैसे देखे सहायक संधि से शासकों में असंतोष। भाई शासकों ने तो संधि करी थी, असंतोष क्या? तो पहले तो राजा बड़े फील गुड में थे कि जो सेना अंग्रेज हमें देंगे उस सेना का हम मनचाहा उपयोग करेंगे। हम क्या करेंगे? उसका मनचाहा उपयोग करेंगे, चाहे जिस पे आक्रमण करेंगे चाहे जिसको जीतेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता लगने लगा कि जो अंग्रेजी जो सेना है वो तो केवल अंग्रेजों का ही आदेश मानेगी, वो तो अंग्रेजों का ही आदेश मानेगी, नहीं कि राजा का मानेगी। अब राजा सेना को आदेश देता, उससे पहले पॉलिटिकल रेजिडेंट बोल पड़ता आपको क्या जरूरत पड़ी है? अंग्रेज देख रहे हैं ना, आपको क्या जरूरत पड़ी है? अंग्रेज देख रहे हैं ना। तो राजाओं को लगा रहे यार ये क्या हुआ, हमने इनसे संधि करी लेकिन अपने तो राजपाट ही गए सारे। डिसीजन राजा लेता उसकी कोई मानता नहीं, अंग्रेज अधिकारी फोन कर देता ठीक नहीं है राजा जी, है आप जो कर रहे हो ठीक नहीं है। कभी कभी राजा को गुस्सा आता कर यार इन अंग्रेजों का कोई जाब्ता करो, फेंको इनको यहाँ से, तब भी वो रेजिडेंट मैसेज कर देता किसको? अपने अधिकारियों को। वो कहते राजा जी क्या बात है, संधि हुई है, आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो राजा को लगने लगा यार हर बात में टांग अड़ा रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं? हर बात में टांग अड़ा रहे हैं। साथ ही साथ एक दूसरी बात, शुरू में तो क्या होता था, अंग्रेज ऑन कॉल जब जरूरत पड़ती थी तब सेना देते थे, जब जरूरत पड़ती थी तब सेना देते थे, इसलिए खर्चा बहुत कम था। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई, जैसे मैं इस बिंदु को ले लेता हूं कि अब उन्होंने कहा कि जो सेना हम आपके लिए लेकर आए, आपके मान लो कुछ भी हो रहा है, किसी ने आक्रमण किया, हम सेना लेकर आए तो तब तक तो पता नहीं अगला कितना नुकसान कर देगा। राजा ने कहा यार बात तो सही है, तो एक काम करते हैं ना, सेना आपके पास ही छोड़ देते हैं, सेना आपके पास ही छोड़ देते हैं, फिर क्या करोगे? हाँ कि यार ये काम तो ठीक है। अब सेना, राजा ने सोचा था सारे अंग्रेज लाके छोड़ेंगे ये हमारे पास, लेकिन अंग्रेज बड़े समझदार थे। अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे मान लो उन्होंने मेवाड़ में सेना रखनी है तो उन्होंने अखबार में निकलवा दिया,
भाई 6 फीट हाइट के लंबे चौड़े जो भी जवान हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं वो आ जाओ। दूसरे दिन मेवाड़ के खूब सारे जवान सेना में भर्ती होने के लिए आ जाते हैं और उनको अंग्रेज सरकार क्या करती है, सेना में भर्ती कर देती है, बटालियन बना देती है। और बटालियन बना देने के बाद कहाँ छोड़ देती है, उसी राजा के पास छोड़ देती है कि लो सर ये हमने आपके लिए क्या कर दिए, इतने सारे सैनिक तैयार कर दिए। राजा ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो ठीक है, इनका पेमेंट आपको ही देना है। सेना किसके पास रहेगी, आपके पास। पेमेंट कौन देगा, आप दोगे। तो को मुझे तो युद्ध में जरूरत पड़ेगी। अरे यार युद्ध में जरूरत पड़ेगी वो अलग बात है, फिर अचानक बुलाओगे क्या सेना, सेना आपके पास छोड़ रहे, सेना का वेतन आप दोगे। तो चलो कोई बात नहीं, राजा ने सोचा कि वेतन ही तो मांग रहा है तो काम करवा लेंगे इतना। अब जब राजा को ये दूसरी बात का पता लगा कि ये अंग्रेज, ये जो सेना है, सेना स्थानीय लोगों की है, खर्चा राजा दे रहा है, लेकिन आदेश किसका मानेगी, आदेश अंग्रेजों का मानेगी। अंग्रेज कहेंगे तो युद्ध लड़ेगी, अंग्रेज नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ेगी। राजा ने सोचा अरे यार ठाला ही खर्चा हो रहा है, तो अंग्रेज सेना का खर्चा, समझ में आ गई बात, सेना स्थानीय लोगों की, खर्चा स्थानीय राजा का, आदेश किसका मानेंगे, अंग्रेजों का। तो राजा को लगा यार बिना मतलब खर्चा चालू कर दिया। अब खर्चे की बात भी ऐसे नहीं, यहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे उनको यहाँ के राजा जागीरदार अनाज वगैरह कुछ भी दे दिवा के अपना काम राजी रखते थे। इन अंग्रेजों को चाहिए था वेतन, इनको वेतन चाहिए था, और वेतन भी कैसे चाहिए था, नकद में चाहिए था, कि हमें गेहूं वेहूं नहीं चाहिए, हमें कैश में पैसा चाहिए। तो अब राजा को क्या करना पड़े, नकद वेतन के लिए लगान ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, पैसा ज्यादा लेना पड़ेगा। हाँ, तो अंग्रेज सेना का खर्च अब किसके ऊपर आ गया, राजाओं के ऊपर आ गया। राजा इससे हो गए परेशान। और ऐसा ही खर्चा जयपुर रियासत ने जब सहायक संधि कर ली थी तो जयपुर रियासत के ऊपर भी इस तरीके का खर्चा बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ता चला गया कि राजा के बस की बात नहीं रही अंग्रेजों को खर्चा चुकाना। फिर वही अपना पुराना साहूकारी सिस्टम, भाई या तो मेरे पैसे दे दे, पैसे नहीं देता तो गाय दे दे, नहीं भैंस दे दे। तो उसी तरीके से अंग्रेजों ने क्या कहा इनसे, जयपुर के राजा से, कि राजा जी या तो हमारा पैसा चुकाओ, और अगर पैसा नहीं चुकाते हो तो आप तो हमें सांबर झील दे दो। क्या दे दो, सांबर झील दे दो, जो 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या करा, जयपुर के जो शासक थे उनसे सांबर झील का अधिग्रहण कर लिया। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपसे पैसा नहीं चूक रहा, आप तो झील हमें दे दो, हम इसे नमक बना लेंगे और अपना पैसा चूक लेंगे। तो सांबर झील का अधिग्रहण कर लिया। अब सांबर झील का अधिग्रहण करने से यहाँ के लोगों को लगा कि अभी तक स्थानीय लोग यहाँ पे रोजगार किया करते थे, स्थानीय लोग यहाँ से पैसे कमाया करते थे। अब स्थानीय लोगों को तो सबको अंग्रेजों ने कह दिया भाग जाओ यहाँ से, नमक हम बढ़ाएंगे, या अगर आपको काम करना है तो मजदूरी पे काम करो, बहुत कर लिया, व्यापार करना था। स्थानीय लोग इससे क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए, और जयपुर के राजा से सांबर झील निकल गई। तो दोस्तों देखते हैं राजस्थान की झीलों में सांबर झील ही नमक बनाने में इतनी डेवलप क्यों है। डेवलप इसलिए भाई क्योंकि 1835 से ही इस काम को कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। और अंग्रेज व्यापारी थे, उन्होंने सांबर के नमक को पूरे राजस्थान, भारत ही नहीं विश्व भर में बेच दिया था, इसलिए सांबर झील क्या हो गई, फेमस हो गई। अंग्रेज एकमात्र ऐसी झील है नमक की जिसके अंदर रेलवे लाइन डली हुई है, वो रेलवे लाइन किन्होंने डाली, अंग्रेजों ने डाली। तो एक तरीके से देखा जाए तो सांबर झील के भाग्य में तो अच्छा था कि अंग्रेजों ने इसका अधिग्रहण कर लिया, लेकिन स्थानीय लोग और राजा के लिए क्या था, बहुत ही असुविधाजनक था। ठीक है, तो यहाँ हमने बात करी, शासकों में असंतोष था, राजाओं का पूरा रजवाड़ा चला गया था, राजाओं के पास कोई अधिकार नहीं रहे थे निर्णय लेने के। अंग्रेजी सेना का खर्च भी कहाँ डाल दिया, राजाओं के ऊपर डाल दिया, जबकि सेना आदेश किसके माने, अंग्रेजों के माने। और जब आप पैसा नहीं चुका रहे तो किसी से क्या छीन लिया, किसी से क्या छीन लिया, इसी क्रम में क्या किया, सांबर झील का भी अधिग्रहण अंग्रेजों ने कर लिया। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े, प्रशासन में हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने कहा था कि यार आप हमारे दोस्त हो, कि हाँ, अगर आपके राज्य में कुछ भी गलत होता है तो ओड़मा किसे मिलेगा, ओड़मा तो हमें भी मिलेगा ना, कि यार देख तुम्हारा भाईलार इस टाइप का काम कर रहा है। कहा बात तो सही है, तो आपके प्रशासन पर हम भी नजर रखेंगे, आपके प्रशासन पर हम भी नजर रखेंगे कि आप कहीं कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे, आप कहीं कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे। अगर आप गलतियां करोगे तो हम हस्तक्षेप करेंगे, अगर नहीं मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप सहायक संधि कर चुके थे, रेजिडेंट था वो अंग्रेजों के पास, उसमें सॉरी राजा के दरबार में बैठने लगा था, राजा कुछ भी अपनी मर्जी का करता, या राजा कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ सोचता
तभी अंग्रेज उसे क्या करते, डांट देते, उस काम के लिए मना कर देते। प्रशासन इस तरीके से प्रशासन वो अपनी टांग अड़ाने लगे थे, जिस बात से स्थानीय राजा क्या थे, नाराज थे। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे, अभी और काफी सारे कारण है, वरना क्रांति जैसी घटना अचानक तो नहीं होती। चलिए अगले कुछ कारणों की बात करते हैं। सामंतों में असंतोष। 1857 की क्रांति के कारणों में हम पढ़ते हैं सामंतों में असंतोष। भाई सामंतों का क्या सीन होगा? तो दोस्तों अब से पहले हमने देखा था कि राजस्थान में जागीरदारी सिस्टम चला करता था। जागीरदारी सिस्टम चला करता था, राजा अपनी पूरी जमीन को बांट दिया करता था कुछ टुकड़ों में, और उनके ऊपर क्या रख देता था, जागीरदार या सामंत रख देता, जागीरदार या सामंत रख देता था। अब जागीरदार या सामंत का काम क्या होता था कि जागीरदार या सामंत उस जमीन पर खेती करे, खेती करवाए लोगों से, उनसे लगान वसूल करे, उसी लगान से अपना भी काम चलाए और राजा को भी पैसा दे। राजा जागीरदार को ये सब सुविधाएं क्यों देता था? क्योंकि एक लालच और था, जब भी राजा को सेना की जरूरत होती, जब भी राजा को सेना की जरूरत होती, वो अपने सारे जागीरदारों से कह देता कि भाई सब 100-100 आदमी लेके आएंगे, सब 200-200 आदमी लेके आएंगे। तो ये सामंत क्या करते थे, अपने जो भी जागीर के जो भी लोग होते थे उनको सैनिक के रूप में लेके जाते थे, और राजा के पास बहुत बड़ी सेना हो जाती थी। तो दोस्तों यहां पर आप समझे कि अभी तक राजा सेना के लिए किस पर था, आश्रित था, सामंतों पर। इसीलिए उसे सामंतों की सुननी भी पड़ती थी और सामंतों की बातों को मानना भी पड़ता था। लेकिन अब क्या सीन हो गया, अब राजा को सेना की जरूरत नहीं है। अब राजा को सेना की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजा की सहायता करने के लिए कौन है, अंग्रेज हैं, और अंग्रेज सेना है। अब अंग्रेज सेना है तो राजा को किसका लोड नहीं रहा, सामंतों का लोड नहीं रहा। अब सामंत, पहले सामंत अपनी किसी बात को मनवा भी लेते थे, राजा उनकी बात को मान भी लेता था। क्यों लेता था? सेना की जरूरत थी। अब अगर कोई सामंत राजा के खिलाफ बोले, राजा से किसी भी प्रकार की जायज या नाजायज मांग करे, किसी बात पे रूठना चाहे, तो राजा उनको क्या कहता, बस बहुत हो गया, जाओ, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सेना के दम पे बैठा हूं? अपनी सेना को संभाल के रख, और अगर तुझे तरीके से काम करना है तो कर, नहीं करना है तो जागीर छोड़, खाली कर, काम कोई दूसरा कर देगा। जागीर छोड़, काम कोई दूसरा कर देगा। अब देखो, अभी तक जिन सामंतों के वारे न्यारे थे, जिनकी बात को महाराजा सुना करते थे, अब उन्हीं उसी सामंत की क्या दशा है, काम करना है तो कर वरना जा, बात माननी है तो मान वरना जा। तो एक तरीके से सामंतों का क्या होने लग गया था, अपमान होने लग गया था। तो सामंतों को लगा ये सब हुआ क्यों, सामंतों को ये लग रहा है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। तो साथ ही साथ पता लगता है कि ये इनकी वजह से हुआ है। अगर ये अंग्रेज अपनी सेना हमारे राजा को नहीं देना तो ये राजा खुद हमारे सुबह शाम राम राम करे अपने से। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, अंग्रेजों की वजह से। तो सामंत सोचे हमारी दुर्दशा का कारण कौन है भाई, अंग्रेज। जब अंग्रेज जाएंगे तभी अपना भला हो सकता है। ठीक है। अगला, किसानों में रोष। किसान भी अंग्रेजों से परेशान थे। हालांकि मैं ये कह सकता हूं ज्यादातर किसान ऐसे होंगे उस जमाने के भी जिन्होंने किसी अंग्रेज को नहीं देखा होगा, जिन्होंने किसी अंग्रेज को, जिसे वो लाड साहब कहते थे, कि अंग्रेज को कभी उन्होंने अपने खेत में आए हुए नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी किसान अंग्रेजों से नाराज थे। कारण बताता हूं आखिर क्यों नाराज थे। सबसे पहली बात, हमने अभी कहा था पहले जो टैक्स का जो अंतिम धनी होता था वो कौन होता था, राजा होता था। राजा होता था या यूं कहें जागीरदार होता था। किसान जितना भी उपज करते उसमें से टैक्स देते जागीरदार को, राजा को, अगर इससे आगे कहीं देना नहीं होता था। अब अगर यूं मान लो अकाल पड़ गया, किसी तरीके की कोई विपदा आ गई, तो किसान हाथाजोड़ी कर लेता था, किससे, राजा से और जागीरदार से, और राजा भी मान जाता था इस बार नहीं अगली बार दे देना। तभी है ना जो राजे जागीरदार थे वो किसान के माई बाप कहलाते थे, अन्नदाता के माई बाप कहलाते थे। हालांकि अन्नदाता तो किसान था लेकिन माई बाप ही कहलाते थे। ओके, अब क्या हो गया, अब जो आपका जो टैक्स था वो टैक्स कहां जाने लग गया, अंग्रेजों के पास। किस तौर पे जाने लग गया, क्योंकि अब राजा के ऊपर सबसे बड़ा खर्चा आ गया था किसका, सेना का, और सेना का खर्च आपको देना ही देना है। अब चाहे आपकी फसल खराब हो या न हो, अकाल पड़े या न पड़े, आपको हर बार अपना लगान देना ही देना पड़ेगा। और अगर नहीं देगा
हालांकि पहली बात तो लगान प्लस भी हो गया था, लगान बढ़ भी गया था और लगान देना भी जरूरी हो गया था, चाहे अकाल हो चाहे कुछ भी हो। अब चाहे किसान कितनी हाथाजोड़ी करे राजा से, कोई सुनने वाला नहीं था, बिकॉज राजा भी मजबूर था। हालांकि एक बात मैं कहूं, अगर अंग्रेजों को 10 रुपए चाहिए थे तो राजे रजवाड़ों ने उसे 15 रुपए करके वसूला है। कोई इस बात से तो मना नहीं कर सकता कि जागीरदारी प्रथा में किसानों का शोषण हुआ है, शोषण तो हुआ है। लेकिन अब क्या करते थे ये राजे जागीरदार, हालांकि सच्चाई भी मान ही लेते हैं इसको, क्योंकि राजा भी मजबूर था। अगर राजा पैसा नहीं देगा, किसको, अंग्रेजों को, सेना का खर्चा नहीं देगा, तो वो पूरे राजा को भी हटा देंगे वहां से, या फिर ये मान लो उससे किसी सामान को छीन लेंगे, जैसे सांबर चील छीनी थी। तो राजा भी मजबूर हो गए, जागीरदार भी मजबूर हो गए, किसानों से बलपूर्वक या यूं कहें राजी से दे तो राजी से, वरना बेराजी से पैसे वसूलने के लिए मजबूर हो गए। और हर बार अगर कभी राजा का इमोशनल हो जाता राजा या जागीरदार, तो कह भी देता यार आप तो हमारे अपने हो, लेकिन क्या करें, इन अंग्रेजों के कारण हमें ये सब करना पड़ता है, इन अंग्रेजों के कारण ये सब करना पड़ता है। और आप जानते हो राजस्थानी में या मारवाड़ी में एक बड़ी आराम की वस्तु है, किसी का नाम लगाना, किसी का नाम लगाना। दो जने आपस में लड़ रहे हैं, दो जने आपस में लड़ रहे हैं, उससे पता है कि वो मुझे मार रहा है, मैं उसे मार रहा हूं, लेकिन जब दिन बदलेंगे तो वो क्या कहेंगे, अरे यार मैंने नहीं किया, उसकी वजह से हो रहा है, ये काम किसकी वजह से हो रहा है, तीसरे के नाम से। तो किसान पीड़ित है, और पीड़ित करने वाला कौन है सामने, राजा या जागीरदार, लेकिन विरोध किसका किया जा रहा है, कारण किसको बनाया जा रहा है, अंग्रेजों को, कि सब कुछ हो रहा है किसकी वजह से, अंग्रेजों की वजह से, हम भी मजबूर हैं। राजा और जागीरदार का एक ही डायलॉग होने लग गया, हम भी मजबूर है, जब तक ये अंग्रेज है तब तक कुछ नहीं हो सकता। वरना तो आपको पता है अंग्रेजों से पहले हम कितने ठाट बाट से रहते थे, आप हमारी मानते थे, हम हमारे, अंग्रेज राजाओं किसानों को लगा बात तो सही कह रहे हैं राजा जी, अब तो इन अंग्रेजों का कूच कटेगा तभी जाके कुछ होगा। चलिए इससे आगे बढ़े, व्यापारियों व कामगारों की दुर्दशा, अंग्रेजों के आने से ये लोग भी दुखी थे। अब ऐसा तो नहीं लगता कि जब अंग्रेज आए थे कोई दुखों के ट्रक भर के लाए थे, लेकिन उनके कर्म ऐसे ही थे, कर्म ऐसे ही थे। अंग्रेजों ने यहाँ पे आए और यहाँ के व्यापारियों और कामगारों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया देखते हैं। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, और जब भी मार्केट में कोई नई दुकान खुलती है तो वो क्या चाहता है, पहले पुराने वाली दुकानें बंद होगी तभी तो नई दुकान चलेगी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के व्यापारी जो भी काम धाम करते थे, सबसे पहले तो उनके काम पर जरूरत से ज्यादा लगा दिया टैक्स, जरूरत से ज्यादा क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। और यहां से जो कच्चा माल होता, यहां से जो कच्चा माल होता, उस कच्चे माल को तो खरीद कर कहां ले जाते, इंग्लैंड ले जाते। और आपको पता है इंग्लैंड में मशीनें चल पड़ी थी, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, तो वहां पर उस कच्चे माल से वो लोग क्या करते, पक्का माल बना लेते, और उसी पक्के माल को लाकर भारत में बेचते। हम कहेंगे कि व्यापारी, व्यापारी तो यही करता है, कच्चा माल खरीदेगा, प्रोसेस करेगा, फिर लाके बेचेगा। लेकिन इनका कमीनापन यहीं तक नहीं था। ये क्या करते, भारतीय जो व्यापारी होते थे, ये जो भी सामान बनाते उस पर बेइंतहा टैक्स लगाते। पहले तो जैसे बेइंतहा टैक्स लगाते, और टैक्स लगने की वजह से वो चीज क्या हो जाती, जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाती। अब आप ये मान लीजिए, एक शॉल या एक कमीज जो भारत की कपास से बना, इंग्लैंड में बना और इंग्लैंड में बनकर भारत में आया, वो तो बिक रहा है 100 रुपए का, क्योंकि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर ही बना एक कमीज जिसकी लागत 50 रुपए, या यूं मान लो जिसकी लागत 30 रुपए आई है, लेकिन अंग्रेजों ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 200 रुपए। अब वो हो गया कितने रुपए का, 230 रुपए का। अब एक शर्ट तो आप, सेम क्वालिटी का शर्ट 230 रुपए में, बिकॉज ये मेड इन इंडिया है। क्या है, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया होने की वजह से 230 रुपए में बिक रहा है, और मेड इन इंग्लैंड होने पर, मेड इन इंग्लैंड होने पर 100 रुपए में बिक रहा है। तो बताओ आप, भारत का आदमी इतना भोला है, हमेशा बाहर की चीजों पे ज्यादा भरोसा करता है, और करे क्यों नहीं यार, जब 100 रुपए में शर्ट मिल रहा है, वो भी इंग्लैंड में बना हुआ, राजे रजवाड़े जो पहनते हैं उनकी कंपनियों का, उनकी फैक्ट्रियों का बना हुआ, और एक भारत वाला जो अपने पड़ोसी बनाता है, पता नहीं कैसे बनाता है, वो 230 रुपए में मिल रहा है। आप कौन से वाला खरीदोगे, कॉमन सेंस भी ये कहती है कि आप 100 रुपए वाला खरीदो। और जब
सारे ही लोग 100-100 रुपए वाले शर्ट खरीदने लगेंगे तो यहाँ वाला व्यापारी तो अपना काम समेटकर बंद कर ही देगा, नहीं करेगा। यही हुआ। अंग्रेजी व्यापारियों के द्वारा बनाया गया जो सामान था वो टैक्स कम लगने के कारण बहुत सस्ता होता था, जबकि भारतीय व्यापारियों के द्वारा बनाकर बेचा जाने वाला माल टैक्स की वजह से बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था। भारतीय लोग उसे नहीं खरीदते थे और नहीं खरीदने के कारण व्यापारियों को लॉस होता था और व्यापारियों ने अपने व्यापार क्या कर दिए, बंद कर दिए। पहली बात। अब जब व्यापारी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जब व्यापारी अगर कोई काम नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, व्यापारी अगर कोई काम नहीं करेंगे तो फिर कामगार जो कारीगर थे, ठीक है, वो कारीगर क्या करेंगे, कारीगरों को भी वो अपने काम धाम सारे छोड़ने पड़े और काम धाम छोड़ने के बाद ये लोग भी क्या बन गए, मजदूर। अभी तक कारीगर थे, अब बन चुके हैं मजदूर। और मजदूर कहाँ जाएगा, या तो जाएगा फैक्ट्री में या फिर जाएगा कहीं और। तो फैक्ट्रियां तो लगभग क्या हो चुकी थी व्यापारियों की, बंद। और अब ये लोग भी किस पे आने लग गए, खेती हर मजदूर हो गए कि कोई किसान इनको खेती पे लगवा रहे। अब क्या मजदूरों की ज्यादा लगाने से कृषि का उत्पादन थोड़ी बढ़ता है, नहीं बढ़ता। तो एक तरीके से खेती के ऊपर जरूरत से ज्यादा लोग आश्रित हो गए, खेती के ऊपर जरूरत से ज्यादा लोग आश्रित हो गए, या हम यूं कह सकते हैं कि सारी की सारी जनता ही खेती पर आश्रित हो गई। तो खेती में उत्पादन तो बढ़ा नहीं, बस लागत और श्रम बढ़ गया और कुल मिला के अपनी दुर्दशा थी वो हो गई चालू। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण, अंग्रेजों ने हमें यहीं तक नहीं बख्शा, जो मौका उनके हाथ में लगा वो उन्होंने किया। अंग्रेजों ने हमारे धर्म को भी छेड़ा, हमारे धर्म को भी उन्होंने धर्म के साथ भी उन्होंने कोई छेड़छाड़ करी। बात करते हैं धार्मिक कारण, कुछ खास खास बातें ले लेते हैं। हमारे भारतीय कहते थे कि समुद्र से पार, समुद्र के उस पार कोई धर्म नहीं है, मतलब सारे के सारे विधर्मी हैं, विधर्मी हैं। हमें कैसे पता, हमारे तो भगवान राम गए थे एक बार समुद्र पार करके, तो देखा लंका तो सोने की थी लेकिन सारे के सारे राक्षस थे। तो यहाँ वालों को तो यही लगता था कि भारत भूमि के बाहर समुद्र पार करके जाओगे तो क्या है, वहां पर राक्षस है सारे के सारे, कोई धर्म नाम की चीज नहीं है। इसलिए जो भी आदमी समुद्र पार जाएगा उस बंदे का क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पहला कारण। ठीक है। दूसरी बात, कई सारी हमारी मान्यताएं थी, कई सारी हमारी धार्मिक परंपराएं थी जिनको हमने धर्म से जोड़ रखा था, उन मामलों में भी कुछ ऐसा ही होता था। पहले इसकी बात कर दो। अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों की सेना में जो भी भारतीय सेना में भर्ती होता उसको क्या करना पड़ता, अंग्रेज उसे भेजते कहां पर, समुद्र पार सेना उन्होंने अनिवार्य कर दी थी, समुद्र पार सेवा। भारत का कोई भी सैनिक अगर भर्ती होता है तो उसे कभी न कभी समुद्र से उस पार जाकर क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों की सेना में शामिल होना ही पड़ेगा। अब उधर तो उन्होंने कर दिया, जाना ही पड़ेगा, और इधर हमारे वाले क्या कहते थे, पंडित जी तेरा तो धर्म हो गया भ्रष्ट। लोग कंफ्यूजन में थे यार, धर्म को रखें या फिर अपना कर्म करें, धर्म को रखें या फिर अपना पेट भरें। तो पहली समस्या। दूसरी समस्या की बात करें कि जैसे मान लीजिए अपने यहाँ चला करती थी सती प्रथा, अपने यहाँ चला करता था मोसर, ठीक है, अपने यहाँ चला करती थी कन्यावध। हालांकि थी ये कुरीतियां, लेकिन हम लोगों ने तो इनको धर्म का हिस्सा मान रखा था, सती प्रथा को, मोसर को, कन्यावध को, कई सारी चीजें जिनको हमने धर्म से जोड़ रखा था। अंग्रेजों ने हालांकि वैसे तो सही किया, सती प्रथा किसी भी एंगल से सही नहीं थी, ठीक है। सती प्रथा पर उन्होंने 1829 में विलियम बेंटिक ने क्या करा, रोक लगा दी। मोसर पे भी रोक थी, जैसे मृत्यु भोज जो करते हैं उस मृत्यु भोज के ऊपर भी रोक थी। अगर पता लग जाता कि कोई मृत्यु भोज कर रहा है तो उसके कड़ाव चावल सब कुछ उठा के ले जाया करते थे। कन्यावध पे रोक थी। तो इन सारी चीजों पे उन्होंने क्या लगाई, रोक लगाई। और रोक लगाई तो यहाँ के लोगों को क्या लगा, व्यापारी है, व्यापार करने आए, इन्हें क्या मतलब हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। इन्हें लगा कि ये लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करने आए हैं, ये लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करने आए हैं। और ये इन्हीं को हम सामाजिक कारणों में गिन सकते हैं। समाज की कई सारी चीजों में उन्होंने पाबंदियां लगाई, हालांकि कुछ पाबंदियां सही भी थी। हम ये नहीं कहते सती प्रथा को रोक के गलत किया, मोसर को रोक के गलत किया, कन्यावध वाले पे गलत किया, उन्होंने सही किया, लेकिन हमने उनको गलत तरीके से लिया। हमने सोचा वो कौन होता है हमें ये सब समझाने वाला, हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना है। तो हम धार्मिक रूप से भी क्या थे, परेशान थे, और सामाजिक कारणों से। और साथ ही साथ में उनके आए थे ईसाई मिशनरी,
जो भारतीय लोगों को कह रहे थे आपके धर्म में कोई लेना देना नहीं है, आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लो तो आपको ये सारी सुविधाएं देंगे, आपको ये सब करेंगे। तो उन्हें लग रहा था हमारे ये लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करने आए हैं, क्योंकि भारतीय लोग तो इनको विधर्मी मानते ही थे। इन लोगों को क्या मानते थे? विधर्मी, और ये हमारा भी धर्म भ्रष्ट करेंगे। उसके बाद में सैनिक असंतोष, हमारे सैनिक भी परेशान थे। अब आप देख लो, अंग्रेजों से जब सारा वर्ग परेशान है तो क्या करेगा? तो सैनिक असंतोष, देखो जो भी यहाँ पे सैनिक टुकड़ियां थी उनमें अगर 5000 सैनिक हैं तो मुश्किल से कोई 5-7 अंग्रेज होते थे, 5-7 अंग्रेज अधिकारी, बाकी 5000 सैनिक। अब पूरा काम भारतीय सैनिकों के दम पे चले, लेकिन इनके साथ हर जगह भेदभाव। जैसे वेतन की बात करें तो भारतीय सैनिकों को अगर 6-7 रुपए मिलते थे तो उन्हें 60-70 रुपए मिला करते थे उस जमाने के अंग्रेजों को। भारतीय सैनिक को किसी प्रकार का भत्ता नहीं, किसी प्रकार का आवास की कोई सुविधा नहीं, किसी प्रकार का कोई नौकर चाकर नहीं मिलता था। इवन घोड़े की पीठ पर तो बैठना ही बड़ा मुश्किल था, घोड़े के ऊपर बैठने का तो मौका ही नहीं मिलता था। प्रमोशन, अंग्रेज सैनिक आया, पता नहीं थोड़े दिनों में वो कैसे क्या बन जाता था, और यहाँ वाले पूरे के पूरे सैनिक के सैनिक बन के रह जाते थे, कभी उनका प्रमोशन नहीं होता था। और अगर गलती से भी किसी भारतीय सैनिक ने गलती कर दी, गलती से भी किसी भारतीय सैनिक से गलती हो गई तो उसे बुरी तरह से अपमानित किया जाता था, मुर्गा बनाया जाता था, बंदूक की बट से उन्हें पीटा जाता था। तो सैनिकों को लगता था यार ये क्या है, हमारे पीछे अंग्रेजों का राज चल रहा है, अंग्रेज हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। तो इस बात से सैनिक भी क्या थे? परेशान थे। हाँ, एक बात जो मैंने आपको बता दी कि सेना पर क्या लागू कर दिया था उन्होंने? समुद्र पार सेवा करना अनिवार्य। अंग्रेजों ने कहा अगर सेना में रहना है तो आपको समुद्र पार सेवा करनी पड़ेगी, भारत के अलावा अन्य देशों में जाकर भी आपको नौकरी करनी पड़ेगी। अब सैनिक न तो नौकरी छोड़ सकते थे, न धर्म छोड़ सकते थे, तो उन्हें लगा कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो सैनिकों में भी इस बात से क्या था? बहुत ज्यादा असंतोष था। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था। कई बार सामने भी आया कि ये सैनिक विद्रोह था, लेकिन हम यहाँ नकार नहीं सकते कि ये केवल और केवल सैनिक विद्रोह था। ये केवल और केवल से, हालांकि शुरुआत आप कह सकते हो सेना से हुई, लेकिन बाद में हर आदमी ने, यूं देखा जाए कि सब लोगों ने इसके अंदर अपना पूरा सहयोग दिया था। बात करें 1857 की क्रांति का एक अगला कारण, जिसको हम तत्कालिक कारण भी कह सकते हैं, तत्कालिक कारण, सबसे बड़ा कारण भी कह सकते हैं। वो कारण क्या था? कारतूसों की अफवाह है, कारतूसों की अफवाह है। उस वक्त अपने नए गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ने कहा यार सेना में कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ नया करते हैं। और नया करने के नाम पे उन्होंने क्या कहा? पहले जो ब्राउन बेस नाम की राइफल चला करती थी, सैनिकों के पास बंदूक होती थी ब्राउन बेस, उसको उन्होंने चेंज कर दिया और उसकी जगह एक नई बंदूक मंगवाई। कौन सी? इनफील्ड राइफल। नाम ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पुरानी राइफल ब्राउन बेस भी इंपॉर्टेंट है, और इनफील्ड भी इंपॉर्टेंट है। ब्राउन बेस की जगह इनफील्ड राइफल उन्होंने काम में लेना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन बात ये थी कि इन बंदूकों में जो कारतूस भरने का जो तरीका था, इनमें जो कारतूस भरने का जो तरीका था, वहां पर आकर प्रॉब्लम थी, वहां पे जाके प्रॉब्लम थी कि इनमें अगर आप कारतूस डालते हो तो उस कारतूस के कवर को, उसके खोल को आपको मुंह से तोड़ना पड़ता था। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कारतूस के खोल के बारे में ये अफवाहें प्रचलित थी कि उस कारतूस के ऊपर जो कवर बना हुआ है वो कवर गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है। ये अफवाह सबसे ज्यादा काम कर गई। अब की बार न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम सभी के सभी इस बात से क्या हुए? आंदोलित हो गए। क्यों? क्योंकि गाय का मांस हिंदू अपने मुंह से लगाना पसंद नहीं करते, गाय का मांस वो अपने मुंह से कभी नहीं छुएगा हिंदू। तो हिंदुओं के लिए बड़ी आराध्य क्या थी? गाय। और गाय की चर्बी अगर हमारे मुंह के लगवाई जा रही अंग्रेजों के द्वारा तो हम विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। दूसरी बात, सुअर। अब सुअर की चर्बी, तो क्या सुअर की चर्बी से किसको ऐतराज था? तो ऐसा नहीं था कि सुअर मुसलमानों के लिए पवित्र होता है। जहां तक मेरा नॉलेज कहता है कि सुअर को वो लोग क्या मानते हैं? हराम। सुअर को हराम मानते हैं, और उसी हराम चीज को अगर उन्हें मुंह के लगाना पड़ रहा है तो विरोध जायज है। तो
एक तरफ हिंदू नाराज कि हमारी पवित्र जो पशु है गाय, उसका चर्बी हमारे मुंह के लगवाई जा रही है, हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं उनको ये ऐतराज कि जिस चीज को हम हराम मानते, जिसको देखना तक पसंद नहीं करते, उसकी चर्बी हमारे मुंह के लगाई जा रही है। कुल मिला के हमारा धर्म क्या किया जा रहा है, भ्रष्ट किया जा रहा है। अब ये उस वक्त की सबसे बड़ी अफवाह थी, सबसे बड़ी बात थी। हालांकि अगर मैं कहूँ कि अफवाह थी या नहीं थी, तो एक बात ये भी कही जा सकती है, अंग्रेज जो इतने बड़े व्यापारी थे, ठीक है, क्या वो ऐसे काम करेंगे? लेकिन दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है ये हमारे ही किसी, अगर ये अफवाह भी थी तो अफवाह बनाने वाला बंदा बड़ा शानदार था। अफवाह फैलाने वाला, अगर ये मैं कहता हूं, ये मेरी निजी राय है कि अगर अफवाह भी थी तो अफवाह बनाने वाला बड़ा माइंडेड बंदा था, बहुत ही शानदार दिमाग वाला बंदा था। उसने जिन चीजों को चूज करा वो भी क्या थी, गाय और सूअर, जिससे दोनों धर्म के लोग एक साथ उद्वेलित होते हो, अंग्रेजों के खिलाफ होते हो। अगर केवल गाय का नाम लेता तो हो सकता है केवल हिंदू विरोध करते, केवल सूअर का नाम लेता तो केवल मुस्लिम विरोध करते। लेकिन अगले का इतना गजब का दिमाग था कि अगर दिमाग भी था, मैं नहीं कह रहा ये सच्चाई है, लेकिन अगर अफवाह भी इसको माना जाता है, क्योंकि इतिहास इनको अफवाह ही कहता है। किसी भी किताब में देख लो, कारतूसों की अफवाह बोलते हैं। अगर मैं भी से अफवाह मानूं तो जिसने अफवाह फैलाई थी पक्का राष्ट्रभक्त था। सैल्यूट उस आदमी के दिमाग को जिसने ये कहा, ताकि सब लोग एक साथ एक उद्देश्य के लिए लड़े। ठीक है, तो कारतूसों की अफवाह ने सैनिकों को सबसे ज्यादा उद्वेलित किया, सबसे ज्यादा उनको सबसे ज्यादा उन्हें क्रांति के लिए भड़काया। अब जब ये प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हर जगह होने लगी, पूरे जब इस तरीके की अफवाहें फैलने लगी, उसी दौरान एक बड़ी घटना घट जाती है। जब सैनिक परेशान, जब किसान परेशान, जब व्यापारी परेशान, राजा परेशान, आपके धर्म के जो ठेकेदार है वो परेशान, उसके बाद में अपने राज्य सामंत सब परेशान, और आखिर में सैनिक तो इतने परेशान कि पूछो मत। और सैनिकों के मन में कहीं ना कहीं ये भी था, हमारे ही दम पे अंग्रेजों का राज चल रहा है और हमारे ही ऊपर वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये गलत है। चलिए इसी घटना की एक परिणति देखते हैं। 29 मार्च 1857, जगह का नाम बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। एक सैनिक मंगल पांडे, एक सैनिक मंगल पांडे कहाँ के थे? ये थे गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के थे ये, और ये उस छावनी में काम करते थे। जब इनको वही वाला कारतूस काम में लेने के लिए कहा गया कि आप इस कारतूस को काम में लो और फायर करो, तो इस बंदे ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसे कारतूसों का उपयोग नहीं करूंगा। और आप सोचो, किसी अंग्रेज के सामने अगर भारतीय सैनिक इस तरीके से मना करता है तो क्या करेगा? उसने भयंकर गालियां दी, खूब अपमानित किया। किसको? मंगल पांडे को। उसने मंगल पांडे को खूब अपमानित किया और गालियां दी कि ये क्या तरीका है, ये सब। आखिरकार मंगल पांडे का माथा खिसक गया। और इन्होंने क्या करा? कारतूस तो जो भी था वो भी था, उसने अपने अंग्रेज अधिकारी को ही गोली मार दी। जो अधिकारी उसे कह रहा था ना, गालियां दे रहा था, उसे डांट रहा था, उसी अधिकारी पे उसने क्या कर दी? गोली चला दी। कौन था वो अधिकारी? तो वो अधिकारी था भाई कैप्टन बग और ह्यूसन। एक तो था कैप्टन बग और दूसरा था कैप्टन ह्यूसन। ये दो जो अधिकारी थे, उन दोनों अधिकारियों को उसने गोली मार दी वहीं पे। क्या मैं चलाता हूं, देख। ये 1857 की क्रांति की शुरुआती घटनाओं में सबसे बड़ी घटना है, मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे ने क्या किया? अपने ही दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी कि हम तो ऐसा कारतूस काम में नहीं लेंगे, लेकिन देख तुझे तो मैं बताता हूं। तो उन्होंने कैप्टन बग और ह्यूसन दोनों को गोली मार दी। अब क्या होगा? अब अंग्रेज जब संभले तो उन्होंने क्या किया? पूरी जो सेना थी उसको भंग कर दिया। सारे लोगों में एक साथ क्रांति की भावना जागी भी नहीं थी, वरना तो सब लोग बंदूकें चलाते। तो इस वक्त क्या होता है फिर कि उसको, उनकी जो रेजिमेंट थी उसको भंग कर दिया गया और कईयों को सजा दी गई। आखिरकार मंगल पांडे को भी पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। सिपरी नाम की कोई जगह है, सिपरी नामक जगह पर उन्हें फांसी दे दी गई। और फांसी देने वाले न्यायाधीश का नाम तक कई बार पूछ लिया जाता है, वो है रॉबर्ट हुक।
न्यायाधीश रॉबर्ट हुक के आदेश पर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसे हम कहीं 1857 की क्रांति की शुरुआती घटना इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब सब लोगों को लगने लगा कि यार क्रांति तो हो रही है, सैनिक भड़क तो उठे हैं। जब आज एक सैनिक भड़का है तो बाकी के सैनिक उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन मन ही मन में उन्होंने सोचा यार मंगल पांडे ने बात सही थी तभी इतना बड़ा कदम उठाया है, और अंग्रेजों ने उस बेचारे को फांसी दे दी, ये गलत है, अंग्रेज हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अंग्रेज गलत है, कोई कहता पांडे गलत है, कोई कहता अंग्रेज गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक तरीके से विद्रोह की भावना काम कर चुकी थी। मंगल पांडे ने अपना बलिदान तो दिया, लेकिन विद्रोह की शुरुआत कर दी एक तरीके से। अब जब ये लगने लगा कि क्रांति तो होगी, इतना कुछ हुआ है तो कुछ तो होगा, तो जितने भी देशभक्त लोग थे, जो भी अंग्रेजों से परेशान लोग थे, सब लोगों ने कुछ न कुछ काम धाम किया। और फर्स्ट प्लानिंग उन्होंने क्या करी कि क्रांति तो होनी है, लेकिन ऐसे एक एक सैनिक से नहीं होगी, तो क्या करें, तारीख निश्चित करो। तो सबसे पहले क्रांति की तारीख निश्चित की गई 31 मई 1857। 31 मई की तारीख को निश्चित किया गया कि इस दिन क्रांति करेंगे, पूरे देश में एक साथ करेंगे। कई बार पढ़ाते पढ़ाते मैं बोल देता हूँ कि 31 मई क्यों डिसाइड की गई, कि यार ऐसा है ना, सारी स्कूलों की भी छुट्टियां हो जाएगी, सारे बच्चे फ्री हो जाएंगे, फिर एक साथ मिलकर धमाल करेंगे। तो जैसा भी था 31 मई निश्चित कर दी गई कि थोड़ा रुको, अभी आपने देखा था मार्च की घटना थी कि 2 महीने बाद सारा काम धाम करेंगे, सब लोग इस काम में लगेंगे। तो क्रांति की नियत तिथि को ध्यान रखना 31 मई 1857। अब क्रांति तो आप कर दोगे, क्रांति के बाद क्योंकि बाद क्या, अंग्रेजों को तो आप हटा दोगे, मन में सोचते था अंग्रेज तो हट गए, मान लो अंग्रेज हटने के बाद क्या करेंगे, भारत का राजा किसे बनाएंगे, भारत का आखिर शासन कौन संभालेगा। तो लोग सोच ही रहे थे, तभी नाम आ गया बहादुर शाह जफर, जिसे अंतिम मुगल बादशाह कहते हैं, अंतिम मुगल बादशाह। और यहां पर भी मैं दाद देता हूं उन लोगों की जिन्होंने ये डिसाइड किया, क्योंकि अगर आप बहादुर शाह जफर की बजाय किसी अन्य व्यक्ति का नाम लेते तो लोगों की भावनाएं नहीं जुड़ती, क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार के कारण बहादुर शाह बेचारा हो गया था कि बेचारा बादशाह। एक तरफ मुस्लिम्स की जो आस्थाएं थी उनसे जुड़ी हुई थी, हिंदुओं को भी इससे बेजाय ऐतराज नहीं था। तो बहादुर शाह जफर के लिए डिसाइड किया गया कि बहादुर शाह जफर को हम क्या करेंगे, आजादी के बाद भारत का पुनः बादशाह बनाएंगे, अंग्रेजों को तो निकाल ही देंगे। अंग्रेजों के बारे में तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि इनका तो जाब्ता कर देंगे, बढ़ाएंगे किसको, बहादुर शाह जफर को। चलो जी, ब्याह की तारीख निश्चित हो गई, दूल्हा भी निश्चित हो गया। अब क्या करें, कार्ड छपवाओ, लोगों को बताओ। तो कार्ड कैसे छपे कि क्रांति का प्रतीक क्या हो, जैसे अपने होता था ना पुराने जमाने में पीले चावल, ब्याह शादी के लिए पीले चावल करवाए जाते थे और ब्याह के न्योते के रूप में पीले चावल भेजे जाते थे, लोगों को चावल दिखाते थे कि लो भाई शादी में आना है, सारा काम वर्बली होता था। तो उन्होंने क्रांति के पीले चावलों के रूप में किसे चुना, उन्होंने चुनी एक तो चपाती, एक प्रतीक, और दूसरा प्रतीक उन्होंने चुना कमल का फूल, कमल का फूल। अब दो दो, ये क्या बात हुई भाई, दो दो प्रतीक क्यों चुन रहे हैं, तो उनका कारण था, पहले उन्होंने चपाती, चपाती का एक खास उद्देश्य था, क्रांति के प्रतीक के रूप में वो लोग चपाती बांटते थे, किसे, जो गांव के चौकीदार होते थे, यूं कह सकते हैं गांव गांव में बांटते थे, और किसको, गांव के चौकीदार को दे दिया, और चौकीदार को कह दिया भाई ये रोटी पकड़, अगर हमें रोटी खानी है, इस रोटी की लाज बचानी है, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ही होगा। तो तेरे सारे गांव वालों को कह देना 31 मई को क्या होगी, क्रांति होगी, सब लोग लठ पावड़े कसी गुलाड़े जो भी मिले लेके आ जाना। तो ध्यान रखना, चपाती कहाँ बांटी गई, गांव गांव में चौकीदारों के द्वारा, यानी चौकीदारों को मैसेज कर दिया गया, तो ग्रामीणों के बीच रोटी को बांटा गया क्रांति के प्रतीक के रूप में। और कमल के फूल का क्या हुआ, तो कमल का फूल भी बांटा गया, लेकिन ये केवल सैनिक छावनियों में बांटा गया। कहां पर, सैनिक छावनियां, वो सैनिक छावनियां जिनके बारे में उम्मीद थी कि ये लोग क्या करेंगे, क्रांति में शामिल होंगे, तो उन सैनिक छावनियों में क्या बांटे गए, कमल के फूल। पर्सन यहाँ नोटेबल है, चपाती गांव गांव में ग्रामीणों में बांटी गई और कमल का फूल सैनिकों में बांटा गया, मतलब हर जगह मैसेज कर दिया गया 31 मई 1857 को हम लोग क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। ठीक है, अब क्रांति के बाद जब क्रांति का पूरा सीन बन ही गया था, तो हमें ये देखना है कि आखिर हमारे राजस्थान की क्या पोजीशन थी, हमारे राजस्थान की क्या पोजीशन थी। राजस्थान की पोजीशन की बात करें
तो उस वक्त राजस्थान को कंट्रोल करने वाला, अगर हम कहें कि राजस्थान को कंट्रोल करने वाला ऑफिस कहाँ था, तो राजस्थान को कंट्रोल करने वाले अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो ये अपना राजस्थान, और इस राजस्थान में यहां पर था अपना अजमेर। यहाँ पे कौन था? अजमेर था। और इस अजमेर में हुआ करती थी राजपूताना रेजिडेंसी। अजमेर में होती थी राजपूताना रेजिडेंसी। इस राजपूताना रेजिडेंसी में बैठा करता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। भारत में जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल का कोई बंदा, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि, जिसे आजकल हम राज्यपाल कहते हैं, वो एजेंट टू गवर्नर जनरल बैठा करता था और वही पूरे राजस्थान को देखा करता था, पूरे राजस्थान को डील करता था। ठीक है, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कहाँ बैठेगा? अजमेर में बैठेगा। और जिस जगह बैठेगा उस जगह का नाम क्या होगा? राजपूताना रेजिडेंसी। तो आप लिखें राजपूताना रेजिडेंसी कहाँ पर थी? अजमेर में थी। राजपूताना रेजिडेंसी कहाँ? अजमेर में। स्थापना कब होती है? 1832 में। पहले दिल्ली बैठा करता था बंदा, लेकिन अब जब राजस्थान में तुझे ड्यूटी करनी तो राजस्थान में जाना, तो 1832 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर? अजमेर में। यहाँ पर बैठने वाला अधिकारी कौन था? हालांकि मैं ये भी बता दूं, अजमेर में ये 1832 में हुई, फिर 1845 में माउंट आबू में भी इसका कार्यालय खोल दिया गया था। अब यहाँ बैठने वाला अधिकारी कौन होगा? आखिर यहाँ बैठने वाला अधिकारी कौन होगा? तो उस अधिकारी का नाम होगा एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने लिए। राजस्थान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल था मिस्टर लॉकेट। राजस्थान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मिस्टर लॉकेट। और क्रांति के समय कौन था, यानी कि यूं कह सकते हैं 1857 में कौन था? तो 1857 में था मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस। काफी बार ये प्रश्न रिपीट होता है, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। राजपूताना रेजिडेंसी अजमेर में, एजेंट टू गवर्नर जनरल पहले मिस्टर लॉकेट थे और 1857 में थे पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और राजपूताना रेजिडेंसी की बात हो ही गई। अब इस रेजिडेंसी का काम क्या था, मैं फिर आपको बताऊं, इस रेजिडेंसी का काम क्या था? यहां बैठकर इसने जहां जहां पर अपनी सेना की टुकड़ियां बनाई थी, उन सेना की टुकड़ियों को कंट्रोल करना। भारत में, राजस्थान में जितनी भी बटालियंस थी, उन बटालियंस को कंट्रोल करने का काम किसका था? एजेंट टू गवर्नर जनरल का। जैसे अपना अगला ही बिंदु है, राजस्थान में क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? राजस्थान में क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो दोस्तों सैनिक छावनियों की संख्या कितनी है? छावनी पूछे तो 6 पे आ जाओ। कितनी सैनिक छावनियां? 6 सैनिक छावनियां थी। जिनको कौन कंट्रोल किया करता था? इनको कंट्रोल करता था अपना एजेंट टू गवर्नर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपकी छावनियां थी, उन छावनियों को यहां पर आप मैप में देख सकते हो, और मैप में आप यहां से देखें, एक यहाँ पर अजमेर में एक छावनी है, अजमेर में दूसरी छावनी है, तीसरी टोंक में है, चौथी पाली में है, अगली उदयपुर में, और एक यहाँ आउट ऑफ राजस्थान है। एक कहाँ पर है? आउट ऑफ राजस्थान है। तो 6 सैनिक छावनियां हैं, और इनको कंट्रोल करने वाला एजेंट टू गवर्नर जनरल भी कहाँ बैठता है? अजमेर में बैठता है। और ये बंदा इन सारी सैनिक छावनियों को कंट्रोल करता है, 6 सैनिक छावनियों को। इनके मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ। जैसे इनका नाम देखा जाए तो अजमेर में है आपकी ये एक तो नसीराबाद छावनी। अजमेर में कौन सी आ गई? नसीराबाद छावनी। अजमेर में दूसरी ब्यावर छावनी। उसके बाद में पाली वाली का नाम बताओ भाई? एरिनपुरा छावनी पाली वाली है। उदयपुर में है मेरवाड़ा बटालियन। उदयपुर में है मेरवाड़ा बटालियन है। उसके बाद कौन सा रह गया आपका? टोंक में है देवली, टोंक रेजिमेंट जिसको कह सकते हैं, ये है आपकी टोंक रेजिमेंट। 1 2 3 4 5 हो गई। और 6वें नंबर पर ये वाली जगह जो है नीमच, जो क्या है? नीमच है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है।
तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी और उन 6 के बारे में मैं आपको बता दूं, उन 6 में से 5 राजस्थान के अंदर थी। वर्तमान राजस्थान में देखें तो 5 और एक कहाँ थी, बाहर थी। और ये इससे संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में तो हम कुछ बातों में ही लग गए और हमें लगा कि कुछ बातें हालांकि शेयर करने की थी, वो हमने करी भी, और आज की क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक इसको क्लोज करते हैं और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की किस सैनिक छावनी में कब विद्रोह हुआ, किसने किया, कौन कौन सी जो प्रमुख घटनाएं थी, वो हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इतनी देर हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद और कोशिश करूंगा बहुत जल्द अगला वीडियो भी आपको मिले। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।